नमस्कार छात्रों। आज का हमारा टॉपिक है सेंटिमेंट एनालिसिस। सेंटिमेंट एनालिसिस एनएलपी का सबसे नए अप्लाइड एरिया में से एक उभर कर सामने आ रहा है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्लाइड एरिया भी है एनएलपी का, और इसको हम बहुत प्रकार से इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। कई जगह हैं सेंटिमेंट एनालिसिस को ओपिनियन माइनिंग भी कहा जाता है या इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। अब जब लास्ट ईयर हम लोग एआई पढ़ रहे थे तो हमने यह देखा था कि सिस्टम में इमोशन को इम्प्लीमेंट कराना कितना मुश्किल होता है। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछे गए थे कि एआई में सबसे मुश्किल क्या होता है इम्प्लीमेंट कराना, और उसके ऑप्शन में मैंने आपको इमोशन भी दिया था, और ये आपको अच्छे से याद भी होगा कि इमोशन को इम्प्लीमेंट कराना एआई में सबसे मुश्किल कार्य होता है। पर अब हम सेंटिमेंट एनालिसिस के ज़रिए धीरे धीरे उस एरिया में भी काफ़ी बढ़िया काम करने लगे हैं, और एनएलपी के लगभग सारे अप्लाइड एरियाज़ के साथ हम सेंटिमेंट एनालिसिस को क्लब करके इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अर्थात कि उस अप्लाइड एरिया के साथ इस अप्लाइड एरिया को भी जोड़कर हम काम कर सकते हैं। अब एक छोटा सा इसका एग्जांपल लेते हैं। पोस्ट कोविड जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करने लगे तो शायद मैंने भी गूगल क्लासरूम में आप लोगों को एक क्लास में जब फर्स्ट इमेज दी थी, फर्स्ट स्लाइड आई थी, तो इस तरीके का एक डायग्राम मैंने आपको बना के दिया था, और इनमें से एक पर आपको क्लिक करना था। हमने पूछा था कि कैसे हैं आप लोग, तो आप बहुत अच्छे, ठीक, बुरे, बहुत ख़राब मूड में। तो आप अपना इमोशन इस तरीके से मुझे देते थे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास मेरे गूगल क्लासरूम में एक डेटा बन जाता था कि इतने % बच्चे आज बहुत हैप्पी मूड में हैं, इतने % बच्चे आज थोड़े कम हैप्पी मूड में हैं, इतने % बच्चे आज नॉर्मल मोड में हैं, और इस तरीके से एक % वाइज पूरा डेटा हमारे पास तैयार हो जाता था कि कितने बच्चों का मूड कैसा है, ताकि हम आगे पढ़ें। जिसे पढ़ाने के लिए ज़रूरी है, कई बार क्लास में आप लोग भी आते थे, बोलते थे सर आज मूड नहीं कर रहा पढ़ने का, तो हम कहते थे ओके चलिए आज हम उस तरीके से नहीं पढ़ के कुछ और चीज़ को पढ़ेंगे। तो यह एक साधारण तरीका हो गया, और यह आप बहुत ईजिली अपने सिस्टम में बना सकते हो। आप सिंपल गूगल डॉक द्वारा भी ये बना सकते हो, या अपने प्रोग्रामिंग द्वारा भी आपने सारी इमेजेस नेट से ले लो, और इस इमेज पर अगर क्लिक हो यूज़र से पूछो आपका मूड कैसा है, यूज़र से क्लिक करवाओ इन चारों पर, पांचों पर, या 3 ही लो या और ज़्यादा ले लो, 10 ले लो, गुड, वेरी गुड, और % वाइज उसकी हैप्पीनेस को आप माप सकते हो यहाँ पे, उसके सेंटीमेंट को नाप सकते हो आप यहाँ पे, और उसके बैक एंड प्रोग्रामिंग में उसकी एंट्री करवा दो कि ये यूज़र इतना खुश है, ये यूज़र इतना खुश है। तो एक तरह से जितने भी यूज़र आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में एंटर हो रहे हैं उनकी सेंटिमेंट एनालिसिस करवाने का सबसे आसान तरीका ये हमारे सामने है, जहां हम अलग अलग इमेजेस तुम बना भी सकते हो खुद भी, किसी भी एडिटिंग टूल द्वारा इस तरह की इमेजेस बना सकते हो, या नेट पे फ्रीली अवेलेबल हैं तो नेट से भी इस तरह की इमेजेस सारी डाउनलोड करके और इनके बैक एंड पर प्रोग्रामिंग करवा सकते हो कि यूज़र ने इस पर क्लिक किया तो क्या उसका हुआ, सेंटीमेंट के % पीछे दे सकते हो, और उस तरीके से अलग अलग तरीके से % दे सकते हैं लोग।
तो ये सबसे आसान तरीका हुआ सेंटिमेंट एनालिसिस का। अब ये तो रही केवल पिक्चर की बात, और पिक्चर आधारित हमने सेंटिमेंट एनालिसिस करवा ली। अब हम थोड़ा सा अपने टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ जाते हैं, एनएलपी के एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में सेंटिमेंट एनालिसिस हम किस तरीके से करवाएंगे। ये न देख के अभी हम पहले इसको ले लेते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसी तरीके से कार्य करें, और अभी क्योंकि हम उस बड़े लेवल पर नहीं कर पाएंगे काम, तो हम छोटे लेवल पर, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि नॉर्मल इस तरह की इमेजेस डाल के आप सेंटिमेंट एनालिसिस करवाने की कोशिश करो। ये एक और इमेज है जो हमारी अपलोड नहीं हो पा रही है, देखो। अब सेंटिमेंट एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, बड़े सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, जो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग प्रोग्रामर बना रहे हैं अलग अलग जगहों में, उसके ओवरऑल सिंपल तरीके, इस तरीके सिंपल मॉड्यूल्स ये हैं, जो कम से कम इतने मॉड्यूल्स वो लोग ज़रूर डाल रहे हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग नॉलेज बेस तकनीक, जो हमने नॉलेज बेस बनाए थे, उन नॉलेज बेस के आधार पर हम एनालिसिस करवा रहे हैं। तो एक सॉफ्टवेयर नॉलेज बेस तकनीक के अनुसार बन रहे हैं। नॉलेज बेस क्या है, कैसे बनते हैं, इसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की है। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए भी हम क्या नॉलेज बेस बना सकते हैं, और नॉलेज बेस बना के सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो हम ये तकनीक इस्तेमाल करेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी मैथमेटिकल फार्मूलाज का हम उपयोग करके क्या सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकते हैं, तो हम यह अप्रोच यूज़ करेंगे। सेंटिमेंट एनालिसिस यूजिंग हाइब्रिड अप्रोचेस। हाइब्रिड अप्रोचेस यानी जितनी भी पूर्व की अप्रोचेस हैं, इसका भी इस्तेमाल कर लें, इसका भी इस्तेमाल कर लें, क्लासिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर लें, इन सब का अप्रोचेस को अगर मिला के मैं सेंटिमेंट एनालिसिस करवा रहा हूँ, तो हम उसे हाइब्रिड अप्रोच कहते हैं। क्लासिफिकेशन के द्वारा मैं पूरे सिस्टम को क्लासीफाई करूँ। क्लासीफाई करने के लिए भी, जैसे अपन ने पिछले डायग्राम में देखा, 5 क्लासिफिकेशन थे, 5 अगर ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं केवल 3 क्लासिफिकेशन ले लेता हूँ। कौन से 3 क्लासिफिकेशन हम लेंगे? गुड, बैड और न्यूट्रल। तो इस तरीके से 3 क्लासिफिकेशन लेके हम लोग अपना सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। उसमें जो पूरा कॉर्पस बेस्ड है, अगर कॉर्पस बनाया है तो कॉर्पस का क्लासिफिकेशन करेंगे, अगर नॉलेज बेस बना है नॉलेज बेस से क्लासिफिकेशन करेंगे, डेटा बेस बना है डेटा बेस से क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन के जो पैमाने हैं, कितने पैमानों पे हमें क्लासीफाई करना है टेक्स्ट को, ये हम खुद डिसाइड करेंगे अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से। मिनिमम 3 तो अपन लेंगे ही, गुड, बैड और न्यूट्रल। एक्सट्रैक्शन, जिस तरीके से टेक्स्ट का एक्सट्रैक्शन हम करा रहे हैं, उस तरीके से क्या टेक्स्ट में से इमोशन का एक्सट्रैक्शन हम करा सकते हैं। अगर वह तरीका हम इस्तेमाल करें तो एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन भी इसे कहा जाता है कि हम वो इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस के अंतर्गत है सेंटिमेंट को लेके, वह इन्फॉर्मेशन उस सेंटेंस से एक्सट्रैक्ट कराएं, तो हम उसके तरीके से इस्तेमाल करें। समराइजेशन, यानी हम समरी कर दें। समरी में पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है कि इस कहानी की या इस सेंटेंस की समरी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। समरी से हम सेंटिमेंट की एनालिसिस कराएं। फीचर्स एक्सट्रैक्शन द्वारा कि उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट करवाएं, और फीचर एक्सट्रैक्ट करवा कर फिर हम अपना सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें। और या डोमेन को कंसीडर करके कि जिस भी डोमेन का अलग अलग सेंटेंस है, अलग अलग पैराग्राफ है, जो भी है डोमेन आधारित क्लासिफिकेशन करें और उसके बाद उसकी सेंटिमेंट एनालिसिस करवाएं। तो यह ऊपरी लेवल पर हो गया। ऊपर के लेवल पर सेंटिमेंट एनालिसिस करवाने के लिए
हमें यह मिनिमम, और इनके अलावा भी बहुत सारे और तरीके हैं, जैसा कि हम लोग ह्यूरिस्टिक में पढ़ते हैं कि एआई आधारित प्रोग्रामिंग के लिए कोई प्रायर तरीका इस्तेमाल करूं ये ज़रूरी नहीं। तुम इन सब को मिक्स करके भी करा सकते हो, इनमें से कोई एक लेके भी करा सकते हो, या इन सब के अलावा भी किसी तरीके से अगर तुम्हारे दिमाग में आता है कोई नया आइडिया कि मैं उस नए आइडिया से सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकता हूँ, तो उस नए आइडिया से भी ह्यूरिस्टिक अप्रोच के द्वारा भी तुम सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकते हो। इसमें अलग अलग मॉडल्स आ जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, HMM मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके अलावा भी सेंटिमेंट एनालिसिस हम लोग करवा सकते हैं। तो यह नॉर्मल तरीके मॉड्यूल्स भी नहीं कर लो, अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग टेक्निक जिनके द्वारा मैं सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकता हूँ। फिर और थोड़ा टेक्निकल पार्ट पर आते हैं। इससे पहले जो अपन ने बात की वो जनरलाइज्ड बात कर ली थोड़ा सेंटिमेंट एनालिसिस की, कि जनरल अपन नॉलेज बेस के थ्रू बनाए, स्किल थ्रू बनाए। अब उसको थोड़ा और अपन खोल रहे हैं। देखो सेंटिमेंट एनालिसिस में अभी ये सब तुम देखने के बाद तुम्हें भी समझ में आएगा कि इतना सारी मॉड्यूल्स इम्प्लीमेंट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर प्रोजेक्ट के तौर पर अभी फ़िलहाल हमें बनाना है, तो जो मैंने सबसे पहले बनाया कि जितने भी यूज़र हमसे जुड़े हैं फ़िलहाल उनका डायनेमिक मूड क्या है, उनका डायनेमिक इमोशन क्या है, ये हम पता लगा सकते हैं, जिसके लिए वो इमेज पे तुम यूज़र द्वारा क्लिक कराओ और उसके पीछे उसका ग्राफ तैयार करो, परसेंटेज का ग्राफ तैयार करो। या जो भी मेरा टेक्स्ट है, एक सेंटेंस जो यूज़र द्वारा इनपुट हो रहा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो निकालो। पर वो भी काफ़ी अभी तुम्हारे लिए इस लेवल पर लंबा प्रोजेक्ट है, उसमें समय लगता है बनाने में। इसलिए फ़िलहाल अगर बनाना होगा उस प्रोजेक्ट को तुम लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट, तो जो सबसे पहले मैंने अप्रोच बताई उसी अप्रोच पर हम छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब सेंटिमेंट एनालिसिस को यहाँ पर हमने दो अप्रोचेस में, एक मशीन लर्निंग अप्रोच और दूसरा लेक्सिकॉन बेस्ड अप्रोच। लेक्सिकॉन बेस्ड अप्रोच मतलब वर्ड अप्रोच, मशीन लर्निंग मतलब पूरा सिस्टम को हम कैसे लर्न कराएं। मशीन लर्निंग पढ़ चुके हो तुम कई बार और काफ़ी हद तक तुम्हें समझ में भी आ रही है। अब धीरे धीरे आगे जैसे जैसे जाते रहोगे मशीन लर्निंग और समझ में आती रहेगी। मशीन लर्निंग पर ही पहले आ जाते हैं। मशीन लर्निंग यानी सिस्टम को चीज़ें लर्न करवाना। उसके कितने तरीके हैं अपने पास? दो तरीके, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज्ड यानी मशीन को समझाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, कोई टूल, कोई आदमी मैंने पूरे टाइम बिठा के रखा है जो सिस्टम को हमारा दिया गया कार्य समझा रहा है, लर्न करवा रहा है। अनसुपरवाइज लर्निंग यानी मशीन खुद ब खुद लर्न कर रही है। अब इसको भी अगर मैं तोड़ूं सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग को, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में तो कुछ नहीं, मशीन खुद को ही समझा रही है, तो अलग से मॉड्यूल्स कुछ नहीं, जो इंटरनल मॉड्यूल मैंने बनाया होगा वही मशीन खुद ब खुद को समझाएगी, तो उसको एलोबरेट करने की हमें ज़रूरत ही नहीं। पर वो बनाना मुश्किल होता है अनसुपरवाइज लर्निंग का सॉफ्टवेयर, न्यूरल नेटवर्क का सॉफ्टवेयर, ये भी आप जानते हो, बनेगा तो भी न्यूरल नेटवर्क से। सुपरवाइज लर्निंग को हमने बांटा किस में? डिसीजन ट्री, जो भी डिसीजन मेकिंग हमने एट्रीब्यूट्स लिए हैं उनकी एक ट्री बनाना, इफ़ देन एल्स के आधार पर, यस नो के आधार पर, जो भी डिसीजन लेना है। ये सिंपल मैं केवल यस नो लिखता हूँ, केवल यस नो में पर हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं होते। हम एआई में पढ़ चुके हैं जब हम ट्री वगैरह बनाते थे। तो पर जहाँ भी डिसीजन का है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लीनियर यानी लाइन बाय लाइन अगर मुझे कुछ करवाना है सुपरवाइज लर्निंग का कार्य, तो लीनियर भी उसमें एक मॉड्यूल जोड़ना पड़ेगा। रूल बेस्ड मॉड्यूल जोड़ना पड़ेगा, जो भी अगर मैंने कुछ रूल बना लिए हैं। और प्रोबेबिलिस्टिक जोड़ना पड़ेगा अगर प्रोबेबिलिस्टिक कराना है, जिसमें मेनली HMM मॉडल होता है। HMM मॉडल के बारे में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी डिस्कस करेंगे। बेस नेटवर्क को ही HMM मॉडल कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक हायरार्किकल बेस्ड मॉडल होता है जो लाइन बाय लाइन बढ़ता है। हायरार्किकल बेस्ड न्यूरल नेटवर्क मॉडल को बेस नेटवर्क कहते हैं। बेस नेटवर्क भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आगे भी हम लोग बीच बीच में इसको डिस्कस
करते रहेंगे। न्यूरल नेटवर्क, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स अगली बार अपने उसमें है। तो इस तरीके से हम मशीन लर्निंग अप्रोच द्वारा भी सिमेंटिक एनालिसिस को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। और लेक्सिकल अप्रोच, डिक्शनरी बेस्ड अप्रोच, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड वोकेबलरी, लेक्सिकन का मतलब हो गई वोकेबलरी, तो वोकेबलरी पर आधारित डिक्शनरी है या कॉर्पस है। कॉर्पस क्या है मैं अपनी पिछली क्लासेस में आपको बता चुका हूँ। तो दो अप्रोचेस ले लिया हमने, एक तो डिक्शनरी बेस जिसमें एक डिक्शनरी बना के दी गई है, और दूसरी कॉर्पस जिसमें कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है। डिक्शनरी क्या होती है आप लोगों को पता है, कॉर्पस क्या है ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में बताया है। अब इसको भी हमने दो भागों में बांटा, कॉर्पस को स्टैटिस्टिकल, जिसमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लगा के क्या मैं सेंटिमेंट की एनालिसिस करता हूँ, और दूसरी सिमेंटिक। ये भी सिमेंटिक और स्टैटिस्टिकल का दोनों का फ़र्क आपको पता है। सिमेंटिक मतलब मीनिंग आधारित, जो भी मीनिंग उसकी निकल रही है उसके आधार पर मैंने उसकी एनालिसिस करवाई, या किसी स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल रूल, मैथमेटिकल टूल्स के द्वारा मैंने उसकी एनालिसिस करवाई। तो इस तरीके से ये और एक तरीका हुआ जो हम करवा सकते हैं बार बार मैं सिमेंटिक एनालिसिस बोल रहा हूँ, सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इस तरीके से हम इसे और करवा सकते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क अप्रोच, एचएमएम मॉडल अप्रोच, इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं तुम्हें एक, हिडन मार्कोवा मॉडल, एचएमएम का फुल फॉर्म। ये बहुत बार अपन बात कर चुके हैं, पर इसमें अभी मैंने कहा ना कि ये समझने के लिए केवल हमें समझना है। ये ट्विटर के लिए किसी रिसर्चर की रिसर्च है, जो रिसर्च उसने किया है कि जितने ट्वीट्स हैं, ये देखो अलग अलग ट्वीट्स हैं, हिडन मार्कोवा मॉडल की मदद से कितने पॉजिटिव ट्वीट्स हैं और कितने नेगेटिव ट्वीट्स हैं, ये इसने निकाला। अंदर प्रोग्रामिंग की वेट्स दिए, मल्टी इनपुट किए, हिडन मॉडल में जो भी प्रोग्रामिंग हमें करवानी है, जिस भी तरीके से नेटवर्क तैयार करना है किया, और आउटपुट उसने हमें बता दिया कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव ट्वीट्स हैं। तो इस तरीके से इसका एग्जाम्पल हुआ। न्यूरल नेटवर्क का भी इसको तरीके से हम बना सकते हैं, हिडन मार्कोवा मॉडल के भी तरीके से बना सकते हैं। पर फिलहाल जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें इस तरीके का भी इतना एक्सट्रीम नहीं, ये हमारा पीएचडी वगैरह में अगर हम आएंगे मॉड्यूल, तब पीएचडी वगैरह में हम बनाएंगे। ये एक और इमेज अपलोड नहीं हो रही है, वो मैं आपको अलग से बाहर से दिखाऊंगा। तो सेंटिमेंट एनालिसिस पर अभी इतना भयानक, मतलब इतना ज़्यादा काम चल रहा है। ये क्लासिकल एनएलपी के तरीके से कैसे एक्सट्रैक्शन हो रहा है सेंटिमेंट का, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, एंटिटी ट्रांसलेशन, टॉपिक, और ये डीप लर्निंग यानी न्यूरल नेटवर्क, वही जो हमने अभी पिछले डायग्राम में, ये अलग थोड़ा सा तरीका है इसका वो किया। पर ये सब अपन को अभी इसमें मैंने जैसा कि बोला है कि डिटेल में नहीं जाना, पर थ्योरी पूरी समझनी है इसकी फ़िलहाल, कि बाद में जब हम मेजर प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तो हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो ये तरीके हुए इम्प्लीमेंटेशन के, और उसमें हमें क्या क्या चाहिए होगा आप देखो। नॉर्मली टेक्स्ट इनपुट कराया, टोकनाइजेशन कराया, ये भी आपको समझ में आया हुआ है। टोकनाइजेशन मैंने समझाया पिछले उसमें। स्टॉप वर्ड्स फिल्टरिंग, अब स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल वो मैं बना सकता हूँ स्टॉप वर्ड। मैं अपने एनालिसिस के लिए स्टॉप वर्ड खुद ही बना सकता हूँ, आई, मी, जो मैं चाहता हूँ कि मेरे एनालिसिस में, मेरा सॉफ्टवेयर में ना जाए, उनके बिना भी मेरा काम हो जाएगा। तो उन सारे वर्ड्स को हम स्टॉप वर्ड्स में डालते हैं, जिनकी हमें एनालिसिस नहीं करवानी है, या जिनके
एनालिसिस के बिना भी हमें हमारा काम हो जाता है, उसे कहते हैं स्टॉप वर्ड्स। तो वो स्टॉप वर्ड्स का पूरी एक हम टेबल बनाते हैं किसी भी एनएलपी के अप्लाइड एरिया में। ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो अपन बार बार पढ़ रहे हैं। बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि वो चीज़ें हमें अच्छे से ध्यान में आ जाएं कि एनएलपी का कोई भी टूल या एनएलपी का कोई भी अप्लाइड एरिया बनाने के लिए मुझे मिनिमम इतनी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़नी ही है। टोकनाइजेशन करना है, स्टॉप वर्ड की फिल्टरिंग करनी है, निगेशन हैंडलिंग करना है, जितने भी निगेशन से संबंधित सिंबल्स या वर्ड्स आते हैं उनको हमें हटाना है या रखना है। हैंडलिंग, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है हैंडलिंग, हैंडल करना है उनको। अब जो भी वर्ड आ रहे हैं निगेशन के, उनको हम क्या करें? उनको कोई अपने टेबल्स में बना के रखें या उन्हें डिस्कार्ड कर दें या उन्हें स्टॉप वर्ड्स में ही डाल दें। यहाँ पर हम यह काम करेंगे। तो टेक्स्ट इनपुट हुआ, उसको टोकन हमने जिस भी आधार पर देने हैं हमने टोकन्स दे दिए। उसके बाद उसमें स्टॉप वर्ड्स को निकाला, निगेशन को हैंडल किया, स्टेमिंग की। स्टेमिंग मतलब वो वर्ड कहाँ से जनरेट हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि वापस कंप्यूट, कंप्यूट कॉमा कंप्यूटर, तो ये स्टेम का, कंप्यूटर का स्टेम क्या हुआ? कंप्यूटर का स्टेम हुआ कंप्यूट। तो स्टेम जनरेट कराना है, यानी कौन सा वर्ड कहाँ से शुरुआत हुआ, उसका स्टेम क्या है। स्टेमिंग का मतलब उसकी जड़ कहाँ है, रूट कहाँ है और उसके स्टेम कौन कौन से, तो उसे हम स्टेमिंग कहते हैं। तो अगर हमें लगता है कि स्टेमिंग को भी हम अपने टूल में डालें कहीं पर, तो हम अपने टूल में डालेंगे। और फिर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जैसा हमने लास्ट में बोला, प्रोग्रामिंग का आधार तीन बेस पर अपन क्लासिफिकेशन करवा देते हैं कि तीन फिल्टर्स तो मिनिमम अपन डाल देते हैं। क्या? गुड, न्यूट्रल, या सॉरी इसको कर लो, गुड को पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। तो इन तीन आधार पर फिर हम क्लासिफिकेशन कराएं और फिर सेंटीमेंट की अलग अलग क्लासेस डिज़ाइन कर दें कि ये सारे पॉजिटिव हैं, ये सारे न्यूट्रल हैं, ये सारे नेगेटिव हैं। फिर जैसे यूज़र ने कोई टेक्स्ट एंटर किया तुम्हारे प्रोग्राम में, वो यहाँ से सर्च करके, अब इसको तुम नॉलेज बेस में भी बना सकते हो जैसा कि अपन ने देखा, इसको डेटाबेस में भी ये जो पूरा हुआ क्लासिफिकेशन, अब इसको तुम नॉलेज बेस में डालो, जिसमें मर्जी उसमें डालो। नॉलेज बेस में होगा तो उस तरीके से सर्च होगा, न्यूरल नेटवर्क में इसको डालोगे तो उस तरीके से सर्च होगा, डेटाबेस में इसको डालोगे तो उस तरीके से सर्च होगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल यूज़र को बता देगा कि यूज़र ने जो एंट्री की थी वह शब्द, वो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। तो मुझे लगता है ये चीज़ समझ में आई होगी तुम्हें, सेंटिमेंट एनालिसिस। पर जिस तरीके से हम इतनी आसानी से इन मॉड्यूल्स को देख रहे हैं, ये तुम लोग पहले पिछली साल एआई में देख चुके हो कि ये मॉड्यूल्स जितने इजी यहाँ पे दिख रहे हैं उतना इजी इनको इम्प्लीमेंट कराना सिस्टम में नहीं होता। एक एक मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े टाइम कंज्यूमिंग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए अगर इसमें तुम्हें टूल बनाना है तो अपन केवल वो बनाएंगे जो मैंने सबसे पहले दिखाया। ये जो मैंने बोला है कि रिसर्चर का ट्विटर को नेगेटिव और वो करने के लिए जो अपन ने पिछला तुम्हें दिखाया था, वो उसका और एक तरीका, किस तरीके से उसने किया था ट्विटर, पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव। इसने भी 3 कैटेगरीज बनाई हैं, जैसा कि हमने कहा है मिनिमम 3 कैटेगरीज हमें बनानी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव तो हम रखते ही हैं, पर पॉजिटिव नेगेटिव के बाद भी कई ऐसे वर्ड होंगे जो न्यूट्रल रहेंगे, तो उन्हें हम कहाँ डालेंगे। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम न्यूट्रल में डालते रहते हैं।
और उनके स्कोर यहाँ पर वो करेंगे। क्लासिफिकेशन का जो भी इसने मॉडल बनाया होगा वहाँ से इसने किया टेस्ट डेटा सेट पहले से हमें दे के रखना है। असली काम यही है, ये बनाना ही सबसे असली काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ये जब बन जाएगा तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा सेंटिमेंट एनालिसिस का अप्लाइड एरिया एनएलपी का। तो अब ये चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर हमने जितनी बातें की उसी तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस करवाई जाए। हम और भी कोई भी तरीका इस्तेमाल करके सेंटिमेंट एनालिसिस करवा सकते हैं। तो अब इसमें जब वापस क्वेश्चन तुम्हें एग्ज़ाम में आएंगे तो पहले तुम इसी तरीके से बताओगे कि कितने कितने तरीके से हम सेंटिमेंट एनालिसिस के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, और फिर कोई भी एक का एग्जाम्पल लेके तुम क्वेश्चन का आंसर दोगे। क्योंकि सेंटिमेंट एनालिसिस नॉर्मल कोई भी पेपर बनाता है तो वो बड़े क्वेश्चन के तौर पर ही तुम्हें देगा, शॉर्ट आंसर में वो नहीं आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।